अभी हम क्रॉन बुक से पढ़ेंगे भारत का इतिहास, यानी प्राचीन भारत का इतिहास। कहता कि भारतीय समाज एवं संस्कृति आज भी जिस स्थिति में है, उनके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें जो है अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। अतीत को जानने के लिए स्रोत की जरूरत पड़ती है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जानना जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हमें यह पता चलता है या लगता है कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ हैं। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ। चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। कहता है कि प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया गया था। स्रोत जैसे कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आ जाता है वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य आते हैं। और पुरातात्विक स्रोत में आता है पुरालेख, सिक्के, स्थाप अवशेष, उत्खनन आदि। और ये जो आता है साहित्यिक में विदेशियों द्वारा विवरण भी आता है। चलिए जानते हैं साहित्यिक स्रोत क्या है। ब्राह्मण साहित्य में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण ये सभी आते हैं। बौद्धिक साहित्य में विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यवादन, बुद्धिचरित्र के लेखक अश्वघोष थे, महाविभास, वसुमित्र शुंग, जातक आदि। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र आदि आते हैं, ठीक, जैन ग्रंथों में। ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत क्या है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन, पृथ्वीराज अशोक चंद्रवरदाई, हर्षचरित्र के भवन भट्ट, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, अर्थशास्त्र के चाणक्य कौटिल्य, ठीक। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, स्वप्न बादशाह के भाष्य। राजाओं द्वारा रचित साहित्य हाल सातवाहन वंश के थे। इनके द्वारा रचा गया गथा सप्तशती हाल ये सातवाहन वंश थे। महेंद्र वर्मन द्वारा मत विलास पर हसन महेंद्र वर्मन। रत्नावली नागानंदन या प्रियदर्शिका हर्षवर्धन। कहता है कि मानसोल्लास सोमेश्वर, ये थे चालुक्य वंश के। अब आगे कहता है कि साहित्यिक स्रोत ग्रंथ एवं प्रमुख तथ्य। कलहन की राजतरंगिणी जो संस्कृत भाषा में है, पहली बार जो था ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ से मिलती है, राजतरंगिणी से। महावंश व दीपवंश बौद्ध ग्रंथ, दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। ललित विस्तार बौद्ध ग्रंथ की रचना नेपाल में हुई थी। ललित विस्तार में बौद्ध ग्रंथ की रचना है। ललित विस्तार जो इसकी रचना कहाँ हुई थी, नेपाल में हुई थी ना। चलिए आगे चलते हैं। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र के रूप में लिखी थी। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य विष्णुगुप्त ने लिखी थी, मौर्यकालीन राजाओं का जो है चित्रण करती। अब आगे है बागपति ने कन्नौज के राजा यशवर्धन पर कथा के आधारित गौड़वह नामक पुस्तक लिखी थी। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं। हेमचंद्र का है कुमार पाल चरित्र, न्यायचंद्र का है हम्मीर काव्य, पद्मगुप्त का है नवसहसांग चरित, बिल्लाह का है भोज बरबंध आदि। तमिल में लिखी राजकीय जीवन चरितों में से नंदीकक्कलम बंकम पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय की प्रशस्ति है। विदेशियों द्वारा विवरण। यूनानी लेखक जैसे कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखे थे। मेगास्थनीज आए। फिर मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और इंडिका की रचना किए थे। यह मूल रूप से अप्राप्य है, लेकिन इसके उदाहरण
उदाहरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। अज्ञात लेखक एक अज्ञान यूनानी ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना यानी कि पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी यानी कि लाल सागर का वर्णन किया है। ठीक, अब आगे है टॉलमी। यह टॉलमी जो थे, टॉलमी की जियोग्राफी यानी कि 150 ईस्वी के आसपास प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की रचना देते हैं टॉलमी। एस्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना। अब आगे है रोमन लेखक प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका, भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता है प्लिनी। आगे आता है चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध ग्रंथों को जो था मतलब बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। फाहियान, चीनी यात्री था फाहियान। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था, 5वीं सदी में आया था। इसने फुकोकी नामक जो था ग्रंथ की रचना की, जिसे गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक ग्रंथ स्थिति पर प्रकाश डालती है। अब आगे आ जाता है आपका हैंसोंग। ये यवन चांग इसका भी कहा जाता है हैंसोंग। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया था और सीयूकी की रचना की। हैंसोंग वाटर्स के अनुसार वह भारत का इंटू यानी कि अर्धचंद्राकार नाम देता। कौन? हर्षवर्धन। हैंसोंग के मित्र हुई ली ने हैंसोंग की जीवनी लिखी थी। इसने हर्षवर्धन कालीन राजनीतिक के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया। इसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है। इति संघ या 7वीं शताब्दी में भारत आया था। यह नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। कौन? इति संघ। अब आगे आता है अरबी लेखक सुलेमान। यह 9वीं शताब्दी में भारत आया था। पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। कौन? सुलेमान। अलबरूनी ये भी अरबी था। अलबरूनी महमूद गजनी के समकालीन भारत आया था। इसने तहकीक हिंद ने किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन मिलता है। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ जो 12वीं शताब्दी में आए थे, वे ग्रंथों में कंगियूर तथा तंगियूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होता है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के यानी कि मुहर, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभंड, आभूषण आदि आते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अब जोते हैं शब्दावली। अभिलेख जो लेख मुहर, प्रशस्त स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। इपिग्राफी अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र इपिग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। अब आगे आ जाता है आपका न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों का अध्ययन होता है। मुद्रा शास्त्र का अध्ययन। आगे चलते हैं, सिक्के के बारे में जानेंगे। भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। साहित्य में इन्हें कसापर्ण कहा जाता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बने होते थे। आरंभिक सिक्का जो पहला वाला सिक्का था, उसमें सिक्का में कुछ प्रतीक मिलता था, पर बाद में सिक्का पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा स्थितियाँ उल्लिखित मिलती थी उस सिक्का पर। सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण काल में कुषाण राजाओं द्वारा जारी किया गया था। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। सबसे अधिक सोने के सिक्के कौन जारी किए? गुप्त शासकों ने। समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बिना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे उससे संगीत प्रेमी होने का बोध मिलता है। अंकतः कि सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दिनार एवं चांदी को सिक्के को रूपक कहा जाता था। सोना सिक्का दिनार और चांदी के रूपक गुप्त काल में। अभिलेख मुहरों, प्रशस्तंभों, चट्टानों और ताम्रपात्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कापर्स इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ
प्राकृत लिपि, प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मणी लिपि, अशोक के शिलालेख है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि, ये सब अशोक के हैं, प्राकृत, ब्राह्मणी, खरोष्टी, यूनानी यानी कि अरमाइक। चलिए जानते हैं ब्राह्मणी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि, अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी है जो दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। यूनानी या अरमाइक लिपि, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अशोक की अभिलेखों के इन लिपियों का प्रयोग किया गया था। अब आगे पढ़ता है आपका 14 सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 शिलालेख यानी कि मेरठ जो उत्तर प्रदेश में एवं टोपरा, दिल्ली टोपरा यानी कि दिल्ली से टोपरा लाया गया था, जिन्हें दिल्ली लाया गया था, जिन्हें दिल्ली लाया गया। मेरठ टू टोपरा यानी कि दिल्ली टोपरा बोलते हैं, मेरठ से टोपरा। अब आगे 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इस शिलालेखों को ब्राह्मणी लिपि में सर्वप्रथम पढ़ा था। महत्वपूर्ण अभिलेख उनके शासक जैसे कि चंद्रगुप्त गुप्त वंश के थे, ये प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त जो इलाहाबाद में है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। वित्तीय स्तंभ स्कंदगुप्त। वित्तीय स्तंभ कहाँ, गाजीपुर में है। जूनागढ़ गुजरात में है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में। चलिए, हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज। देवपारा अभिलेख विजय सेन। मधुबन या बसखेरा अभिलेख हर्षवर्धन। मंदसौर प्रशस्ति यशो बर्मन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। आप जान लेते हैं प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है। वित्तीय स्तंभ लेख गाजीपुर में है। हाथी गुफा अभिलेख एहोल अभिलेख है, न हाथी गुफा अभिलेख। और ग्वालियर प्रशस्ति मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे जानते हैं अभिलेख विशिष्टता। अभिलेख से रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख उसके दरबारी रविकीर्ति द्वारा रचित है। अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुबाकी एवं तीबर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि बिगड़ा अरिसेन ने किया था। वो आगे आपका आ जाता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा यानी कि गोप राजा नामक सैनिक की पत्नी का वर्णन मिलता है, लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। तुमुन अभिलेख में कुमार गुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। समुद्रगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भीतरी अभिलेख में मंदसौर अभिलेख में यशो बर्मन को जौनेन्द्र कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन महरौली लौह स्तंभ लेख से मिलता है। अब आगे है विदेशी अभिलेख बोगाजकोई। कहता है कि एशिया माइनर मध्य एशिया से 1400 ईस्वी पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्त के नाम उल्लेखित हैं। हेलियोडोरस यह था यूनानी राजदूत का है। हेलियोडोरस का वे सनगर यानी कि विदिशा का गुरु स्तंभ अभिलेख भागवत धर्म वासुदेव की आराधना की जानकारी देता है। अब आगे प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक अभिलेख 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो था ए कोड ऑफ जेंटल लॉज नामक से कराया गया था। मनुस्मृति का ए कोड ऑफ जेंटल लॉज के नाम से कराया गया था। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। उन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किए थे? विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। विल्किंस ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विल्किंस ने। सर विलियम जोन्स किए थे। कथी किए थे? वो किए थे अभिज्ञान शकुंतलम का। भागवत गीता विल्किंस। विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बेसम ने वंडर डेच ऑफ इंडिया लिखी। ब्रिटिश इतिहासकार A.L. बेसम ने वंडर डेच वाज इंडिया लिखी। D.D. कौशाम्बी
डी कोसंबी की कृति एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारतीय इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। अब आगे जान लेते हैं क्या क्या है न है। महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक: मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, दयाभाग जीवभूति, अभिज्ञान शकुंतलम या मालविका अग्निमित्रम या रघुवंशम को कालिदास, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, देवचंद्र गुप्त विशाखदत्त, मृक्ष कटिकम क्षुद्रक, कामसूत्र वात्सायनन, काव्य मीमांसा या कपूर मंजरी राजशेखर, काव्य मीमांसा या कपूर मंजरी राजशेखर, हर विलास या बाल रामायण राजशेखर, हर्षचरित बाणभट्ट, विक्रमादेव चरित्र बिल्हन, अमरकोश अमर सिंह, नवशासंक चरित्र पद्मगुप्त, ललित विग्रहराज सोमदेव, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य, मूसिक वंश का अतुल, मिलिंद पन्हो नागसेन, बृहद संहिता बारामीर, उत्तर रामचरित्र बभूति, काव्य दर्शन डांडी, कुमार पाल चरित्र हेमचंद्र सूरी, गीत गोविंद जयदेव, चारु दत्त भास, स्वप्न बादशाह भास, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बुध चरित या सूत्रालंकार अश्वघोष, भागवत गीता या महाभारत वेद व्यास, भक्ति शतक भर्तहरि, दशमावतार चरित्र क्षेमेंद्र, नीति सागर कमंदक, नाट्यशास्त्र भरत, रामायण वाल्मीकि, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास, बृहद कथा कोश हरिसेन, शिशुपालवध माघ, संगीत रत्नाकर का सारंगदेव, सुश्रुत संहिता आगे है सतसरिका नागार्जुन, सतसय बिहारी, हितोपदेश नारायण भट्ट, कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर, गार्गी संहिता कात्यायनन। अब आगे चलते हैं। प्रशस्त युग या आदि मानव के बारे में जानेंगे। प्रशस्त युग या आदि मानव, चलिए जानते हैं। प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इस काल में इतिहास की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। मनुष्य के विकास के आधार पर मानव सभ्यता दो भागों में बट गया। पाषाण काल, जिसको पाषाण युग कहते हैं, या धातु युग। पाषाण युग को बोलते हैं धातु युग। इतिहासकारों के अनुसार इस सभ्यता का उद्भव एवं विकास प्रतिनूतन यानी कि नवीन प्रतिनूतन काल में हुआ था। इस युग को 3 कालों में विभाजित किया गया था। पुरापाषाण काल को 3 भागों में, प्रशस्तर युग को 3 भागों में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में जो था अखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। मध्यपाषाण काल में जो है अखेटक एवं पशुपालक। नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक। अब पुरापाषाण युग के बारे में जानेंगे। इसे 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। निम्न पुरापाषाणिक काल 50,000 ईस्वी पूर्व से 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व। ठीक, इस काल में मानव जीवन अस्थिर था। इसी काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। पुरापाषाणिक काल में मानव समूहों में शिकार कर अपना भोजन संग्रह करता था। भारत में पुरापाषाणिक कालीन औजार की खोज सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट नामक व्यक्ति ने किया था। मुख्य औजार था कुल्हाड़ी, हस्तकाठुर, बिदारनी और खंडक। कहता कि प्रमुख स्थल था कश्मीर, थार जिसको राजस्थान में, बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान पड़ता है। मध्यपाषाण काल
जो है 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व के बारे में जानेंगे। अग्नि का प्रयोग मापक पहिने पर किया जाता था, न मतलब मध्यपाषाण काल में। इस काल को फलक संस्कृति कहते हैं। किसको? मध्यपाषाण काल को। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं धातु युग या ताम्र युग। ठीक, अब आगे है आदि सुन लिए, ताम्र युग कहते हैं। किसको? फलक संस्कृति भी कहते हैं। मतलब मध्यपाषाण काल में पत्थर के गोले यानी कि बटी कामस उद्योग से वस्तुओं का जो निर्माण होता था। मुख्य औजार था फलक, भेदनी, छेदनी एवं खुरचनी था। भेद देता था फलक, भेदनी, छेदनी और खुरचनी। प्रमुख स्थल था मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, नोवासा महाराष्ट्र, उड़ीसा आदि। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व। इस काल की दो प्रमुख विशेषता थी, नए चमक उद्योग एवं आधुनिक मानव का उदय। आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में। प्रमुख औजार था फलक एवं तक्षणी और सल्क। प्रमुख स्थल था बीजापुर, कहता है कि इनाम गांव महाराष्ट्र, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। अब आगे आ जाता है कि मध्यपाषाण काल 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व। आदमगढ़ मध्य प्रदेश एवं बागोर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस काल में सूक्ष्म पाषाण काल का उपयोग था। मुख्य औजार पत्थर के बहुत छोटे औजार। प्रमुख स्थल मध्य प्रदेश, आदमगढ़, होशंगाबाद, ठीक, मध्य प्रदेश में, भीमबेटका भोपाल में, बघोर सिद्धि के पास राजस्थान, बागोर राजस्थान, बागोर हो गया गुजरात, लंगनाज उत्तर प्रदेश में होता है, महागढ़ एमेजा, सराय नाराय प्रतापगढ़ बिहार, पैसरा मुंगेर आदि। मध्यपाषाण काल खत्म। अब आ गया नवपाषाण काल 9,000 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व भारत से और 2500 ईस्वी पूर्व। इस काल में मानव ने खेती आरंभ करना शुरू किया। नवपाषाण काल में मुख्य औजार था पॉलिशदार पत्थर के औजार, मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ी, ये सभी थे। आगे है हड्डियाँ और औजार। अब पूरा स्थल जान लीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, बुरजहोम है, गुप्त कराल है कश्मीर में, कोल्डीवा है, महागढ़ उत्तर प्रदेश में, चिरांद है, सेनवार है बिहार में, सरुतुरु है और मारकडोला है असम में, बरागिरी और कोडोईकाल, हल्लूड़, मास्की, पिकलीहल, संगेन कल्लू कर्नाटक में और पायमपाली तमिलनाडु में। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली पहली धातु तांबा थी। इसी दौरान तांबे के औजार के साथ पत्थर का प्रयोग जारी रहा। इसी कारण इसे ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी, जैसे आहार संस्कृति 2800 से 1500 ईस्वी पूर्व, कायथा संस्कृति 2450 से 1750 ईस्वी पूर्व, शालवदा संस्कृति 2300 से 2000 ईस्वी पूर्व, प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईस्वी पूर्व, मालवा संस्कृति 1900 से 1400 ईस्वी पूर्व, रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईस्वी पूर्व, जोरबे संस्कृति 1500 से 900 ईस्वी पूर्व। अब आके नवपाषाण काल विशिष्टत। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ से गेहूँ और जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी पालन प्रारंभ करने का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। भेड़, बकरी, गेहूँ और जौ का साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़ से। ठीक, अब आगे है कोल्डीवा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसे विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ था। आगे है बुरजहोम। बुर्ज वृक्ष का स्थान जिसको बोलते हैं। बुरजहोम से कश्मीर, यहाँ गत्तागर्स, गड्ढाघर, हड्डी के औजार, सूक्ष्म पाषाण का पूर्ण अभाव प्रमुख लक्षण है। यहाँ पर कब्र में मालिक को शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों की भी दफनाया गया। कहाँ? बुरजहोम से। गुप्त कराल, कुम्हार की गुहा जिसको बोलते हैं,
ये जो है ना कश्मीर, यहाँ के कश्मीर में यहाँ से के लोग पशुपालक और कृषि दोनों काम करते हैं गुप्त काल से। चिरौंद यहाँ की सारण बिहार में पड़ता है। यहाँ पर भी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं और विशेषता हिरन के सींगों से बने औजार था। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। किस काल में? नपाषाण काल में ना। आगे है कुंभकारी, सबसे पहले इसी काल में मिलती है, जिसमें बर्तनों में पॉलिशदार काली मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। पिगलिहर कर्नाटक में है। यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर जो है राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। अब आगे है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवा करके इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल एवं कांस्य कालीन है। ठीक, यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक, आगे है काल निर्धारण। रेडियो कार्बन 14 पद्धति डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सामान्य तिथि 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व मानी गई। अन्य विद्वानों के द्वारा सिंधु सभ्यता का बताया गया काल है, जैसे सर मार्टिमर व्हीलर 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व, बुली बताए थे 2800 ईस्वी पूर्व, सर जॉन मार्शल 3250 से 1750 ईस्वी पूर्व, डॉक्टर DP अग्रवाल 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व बताए थे, अल्विन बताए थे 2150 से 1750। अब आगे चलते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता का काल, यह पूर्व हड़प्पा कालीन 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व। कोट दीजी पूर्व हड़प्पा कालीन है। कोट दीजी, दम्ब सादात, आमरी नाल और सिसवल। परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहौदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनमाली 6 नगर है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुनहौदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनमाली। ठीक, आज यहीं तक।